रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 29। सुरेंद्र बोला, बेटा समझ, तेरे लिए आहान से लड़ने का वक्त है, न कि शानाया के पीछे अपना समय बर्बाद करने का। उसे छोड़ दे और अपने असली दुश्मन पर ध्यान दे। और अश्विनी, भूल मत, उसने तेरे दुश्मन के अंश को जन्म दिया है। काल भैरव एक पल के लिए सोचने लगा, फिर उसने रोड को जोर से जमीन पर मारा और कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम दोनों के कहने पर इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर इसने दोबारा कुछ किया तो इसका अंजाम मैं लिखूंगा। शानाया, जो अब तक बस रोते जा रही थी, ने अपने डैडी की तरफ देखा और उन्हें धीरे से कहा, डैडी मुझे बचा लो। अरविंद ने उसे संभालते हुए कहा, चुप रहो बेटा, तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। काल भैरव के अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मौत की छाप दिखती थी। आप लोग इसे ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ अभी के लिए है। अब मुझे आहान से खुद निपटना है। तभी गरुड़ पैनिक होते हुए वहां आया। सर, सिक्योरिटी कोड हैक हो चुका है। क्या? भैरव शॉक होते हुए बोला। ऑस्ट्रेलिया के एक अंडरग्राउंड बेस में काल भैरव के आदमी पहला सिग्नल ट्रैक कर रहे थे। एक अचानक ब्लास्ट ने पूरे बेस को हिला दिया। आहान के लोग एक एक कर उनके सिक्योरिटी कोड हैक कर चुके थे। आहान का एक आदमी एक मैसेज वहां छोड़ गया, मैं बस शुरुआत कर रहा हूं, तुम्हारा अंत अब सिर्फ तुम्हारे डिसीजन की गिनती पर डिपेंड करेगा। भारत में आरव बोला, भैया अगला स्टेप क्या है? आहान की सर्द आवाज गूंजे, अगला स्टेप सिंपल है, मैं काल भैरव को यहां खुद लेकर आऊंगा और उसका गेम खत्म करूंगा। हॉस्पिटल 12 घंटे बीत गए और अश्विनी आईसीयू के बेड पर लेटे हुए धीरे धीरे होश में आने लगी। उसके साथ लगे मशीनों की बीप धीरे से तेज होने लगी और उसकी पलकें हिलने लगी। उसके पास एक कोने में देव और सूर्या बैठे थे, दोनों अपनी मां की हालत देखकर रोते जा रहे थे। मॉम, मॉम प्लीज उठ जाओ, सूर्या ने उसका हाथ पकड़कर कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसुओं का समुद्र था। नन्हे देव अपने हाथों से अश्विनी के कंबल को खींच रहा था। मम्मा प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, हमसे बात करो ना मम्मा। तभी अश्विनी की आंखें धीरे धीरे खुली। पहले धुंधला दिखाई दिया, फिर उसने अपने सामने सूर्या और देव को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कमजोर था। बाबू, सोना, अश्विनी की आवाज धीमी थी, लेकिन मां की आवाज सुनकर दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से भर गए। मॉम, सूर्या जोर से बोलते हुए उसके गले लग गया। आपको पता है कितना डर गए थे हम, काश अब ऐसा कुछ न हो। देव भी रोती आंखों से अश्विनी के पास चढ़ गया। मम्मा हमको छोड़कर मत जाओ, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा ना? अश्विनी ने अपने कमजोर हाथ से उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, नहीं बेटा, मम्मा कहीं नहीं जा रही। तुम दोनों कैसे हो सकते हो मम्मा के बिना? सूर्या ने अपनी मां के हाथ को जोर से पकड़ लिया, जैसे कभी छोड़ना नहीं चाहता हो। मॉम, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम वादा करते हैं, अब आपको कभी कुछ होने नहीं देंगे। देव भी आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मा अगर कोई आपको दुख पहुंचाएगा तो हम उन्हें मार देंगे। उसका मासूम चेहरा, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। अश्विनी उनका प्यार देखकर रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छुपाया और कहा, तुम दोनों मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम्हारे होते मुझे कुछ नहीं होगा। देव मुस्कुराकर बोला, और आप हमारी सुपर वुमन। तभी दरवाजा धीरे से खुला और आहान अंदर आया। उसका चेहरा थोड़ा खतरनाक था, लेकिन अश्विनी को होश में देखते ही एक सॉफ्ट सी शांति उसकी आंखों में उभरी। अश्विनी ने बेजान नीली आंखों से उसे देखा। देव आहान के पास भाग गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, डैडी मम्मा होश में आ गई, देखो वो हमसे बात कर रही है। सूर्या भी आहान के पास छुप गया और बोला, डैड मॉम को अब कुछ मत होने देना प्लीज। आहान ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें संभालते हुए बोला, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना? फिर उसने अश्विनी के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो? आहान की आवाज यूजुअल सर्द थी, लेकिन इस बार उसमें एक अलग सी चिंता थी। अश्विनी मुस्कुराई और धीरे से बोली, हाँ तुम सब हो ना मेरे साथ, पर मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ क्यों हूँ? देव आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मा उन बुरे लोगों ने आपके खाने में जहर मिला दिया था। कौन बुरे लोग? भैरव, अश्विनी ने पूछा। आहान बोला, बाद में बताऊंगा, अभी तुम ठीक हो जाओ। तभी राजवीर भी वहां आ गया और अश्विनी के पास खड़ा हो गया। अश्विनी बेटा होश आ गया? अश्विनी मुस्कुराकर बोली, हाँ दादाजी देखो मैं ठीक हूँ। तभी ऋषभ वहां आया और बोला, थैंक गॉड भाभी आपको होश आ गया, आपको नहीं पता हम पिछले एक दिन से कैसे डरे हुए थे।
राजवीर बोला, तुम्हें अब संभल कर रहना होगा, तुम्हारे बिना ये दोनों और आहान तो बिल्कुल टूट जाएंगे। अश्विनी ने राजवीर की तरफ देखकर सिर हिला दिया। पूरी रूम में एक इमोशनल सा माहौल था, लेकिन एक छुपी हुई ताकत भी थी जो अश्विनी और उसके परिवार के रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में काल भैरव के मन में गुस्सा उभर रहा था। उसने अपने लोगों की तरफ देखा और गुस्से में चिल्ला कर कहा, मुझे ऑस्ट्रेलिया के बेस के सभी सर्वाइवर्स की रिपोर्ट अभी चाहिए और आहान के एक्शंस का फुल एनालिसिस दो। जो भी हमारी टीम में वीक है उसका नाम लिख लो। अब मुझे एक भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं। गरुड़ ने नर्वस होते हुए कहा, सर, आहान सिर्फ बेस डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, उसका एक क्लियर प्लान है। वो हमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में घसीट रहा है। काल भैरव एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने ट्रस्टेड एडवाइजर सुरेंद्र की तरफ देखा। अब वक्त आ गया है। आहान के हर एक कदम को हमारी तरफ मोड़ना पड़ेगा। उसे लगना चाहिए कि वो जीत रहा है, पर असली विक्ट्री हमारी होगी। ऑस्ट्रेलिया के अंडरग्राउंड बेस के एक कोने में आहान का एक आदमी खड़ा था। वहां सब एरिया को आहान के आदमियों ने घेर रखा था। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिसमें लाइव फीड दिख रही थी। ब्लास्ट के बाद का चांस साफ नजर आ रहा था। उसके एक आदमी ने पूछा, सर, अगला टारगेट? आहान ने एक ठंडी मुस्कान दी और ब्लूटूथ से उसकी आवाज आई, टारगेट वही जो उन्होंने सबसे ज्यादा सिक्योर रखा है। अगर तुम्हें उनका नव हिट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह अटैक करो। उसने एक और कोड एंटर किया और एक और सिक्योरिटी लेयर तोड़ दी। टैबलेट पर एक नोटिफिकेशन आया, हैक सक्सेसफुल, सेंट्रल कमांड सिस्टम्स। आहान टेबल पे उंगलियां तप तप करते हुए बोला, मुझे काल भैरव के सिस्टम का एक एक पार्ट तोड़ना है। उसका एम्पायर सिर्फ दिखावा है। मुझे उसकी रियलिटी एक्सपोज करनी है, पर अभी के लिए उसे लगना चाहिए कि वो कंट्रोल में है। सबसे पहले उसके वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना है, फिर एक एक कर उसकी सारी इंडस्ट्री नेटवर्क और रिसोर्सेस को जो फॉरेन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। वापस काल भैरव के पास। काल भैरव के अंदर अब भी एक अजीब सा काम था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने एक और मीटिंग बुलाई जिसमें उसके कोर टीम मेंबर्स थे। गरुड़ ने प्रेजेंटेशन शुरू की, आहान हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को सिस्टेमेटिकली तोड़ रहा है। उसने हमारी सेंट्रल कमांड सिस्टम्स तक एक्सेस कर लिया है। हमें इस अटैक को रिवर्स करना होगा, पर एक दिक्कत है, उसके लोग अंदर से ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। काल भैरव के चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कान थी जो उसके अंदर के खतरनाक दिमाग का सबूत थी। उसने एक काम टोन में कहा, मुझे उन लोगों के नाम चाहिए जो अंदर से बेट्रे कर रहे हैं, और मुझे आहान के हर मूव का एक और काउंटर मूव चाहिए। उन सबको खत्म कर दो जो वहां अंडरग्राउंड में है। गरुड़, जो अब तक चुप था, बोला, सर, अगर हम एक मेजर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें तो आहान को कंफ्यूज कर सकते हैं। शायद वो अपने प्लान से थोड़ा डाइवर्ट हो। काल भैरव ने इस आइडिया को सुना और सोच में पड़ गया। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, गरुड़, डिस्ट्रैक्शन का आइडिया अच्छा है, पर एक काम करो, डिस्ट्रैक्शन इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका असली टारगेट भी कंफ्यूज हो जाए। कुछ देर बाद एक सीक्रेट लोकेशन पर काल भैरव ने एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रखी। उसने अपने एक ट्रस्टेड असैसिन को बुलाया, विकास, आहान के टीम के सबसे क्लोज मेंबर को टारगेट करो। मुझे उनका डर और कंफ्यूजन बढ़ाने का टाइम आ गया है। विकास ने एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, किसका ऑर्डर है और कब का एग्जीक्यूशन चाहिए? काल भैरव ने आहान की एक फोटो टेबल पर रखी और कहा, एक वक्त था जब मैंने सोचा कि आहान एक माइनर इनकन्वीनियंस है, पर अब वो मेरी इज्जत के पीछे है। उसका हर एक इंसान मुझे उसका वीक्स पॉइंट लगेगा। तुम कल सुबह तक मुझे रिजल्ट दो। आहान के आदमी अंडरग्राउंड हाइडआउट में एक नई अर्जी थी। एक ने टीम लीडर से कहा, सर, मुझे काल भैरव के डिस्ट्रैक्शन का हिंट मिल गया है। उसने मेरी टीम के किसी मेंबर को टारगेट किया है। मुझे पता लगाओ कि उसका अगला कदम क्या है। राघव ने क्विकली एक रिपोर्ट तैयार की और कहा, काल भैरव ने एक असैसिन एक्टिवेट किया है। उसका अगला टारगेट हमारे लॉजिस्टिक्स हेड रवि हो सकता है। उसके चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन था। उसने वीर को इमीडिएटली कॉल पर बुलाया और कहा, तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम्स डबल कर दो और अपने नेटवर्क में किसी पे ट्रस्ट मत करो। तुम्हें सर्वाइव करना है, क्योंकि काल भैरव का हर मूव अब मेरे लिए एक टेस्ट है। वीर ने सिर हिलाया, सर, मैं अपनी टीम को अलर्ट कर दूंगा। राघव ने एक और वार्निंग दी, ये मत भूलना कि तुम्हारा हर कदम अब उसके स्पाइज देख रहे हैं। आहान स्टडी रूम में सभी लोग इंटेंस डिस्कशंस कर रहे थे। ऋषभ ने टेबल पर एक ब्लूप्रिंट रखा,
सर, ऑस्ट्रेलिया में हमारे खास एजेंट राघव ने बताया हमारे टारगेट्स क्लियर है। हमने काल भैरव के वेपन्स फैसिलिटीज की लोकेशन ट्रैक कर ली है। वहां उनका एक मेजर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो अभी तक उनके कंट्रोल में है। आहान ने अपनी सर्द और कोल्ड आवाज में कहा, सब कुछ काफी प्रीसाइज होना चाहिए। उनके वेपन्स और रिसोर्सेस को हम सिस्टेमेटिकली खत्म करेंगे। हर एक अटैक इस तरह होना चाहिए कि उन्हें लगे कि वो अब भी कंट्रोल में है। तभी राघव का कॉल आया। ऋषभ पिक करता है और राघव सिक्योरिटी रिपोर्ट देते हुए कहा, सर, ये फैसिलिटी जो पैर्थ के आउटकट्स में है हर लेवल पे एनक्रिप्टेड है, पर हमने एक्सेस का रास्ता ढूंढ लिया है। अगर हम उनके सप्लाई चेन को एक के बाद एक टारगेट करें तो उनका सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। आहान ने डीप ब्रीथ ली और बोला, स्टार्ट कर दो। एक एक अटैक मैं देखूंगा और राघव, तुम्हारा काम ये होगा कि तुम उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहो। अगर उनके किसी मेंबर को हमने ट्रैक किया तो वो हमारे लिए पोटेंशियल टारगेट है। शुरू सर। ऑस्ट्रेलिया में काल भैरव अपने डार्क रूम में बैठा था। उसका चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जानलेवा छलक थी। गरुड़ ने अपने लैपटॉप को बंद किया और कहा, सर, आहान ने हमारे फर्स्ट मेजर सप्लाई बेस को हिट किया है। वेपन स्टोरेज यूनिट पूरी तरह से नाश हो गया है। काल भैरव ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, यह नहीं चल सकता। आहान को हमारे गेम में घसीटना होगा। हमारा हर एक मूव उसके खिलाफ होना चाहिए। तभी गरुड़ ने रिपोर्ट दी, सर, आहान के एजेंट्स के एक नेटवर्क का पता लगा है। हमारे स्पाइज को लगता है कि वो किसी इनसाइडर को टारगेट कर रहे हैं। इनसाइड द अंडरग्राउंड फैसिलिटी, वीर, जो आहान के लिए काम कर रहा था, अब अपने टीम के साथ वेपन्स फैसिलिटी की सर्वेलांस कर रहा था। हमारे नेक्स्ट मूव का काफी क्रिटिकल होगा। हमने जो पहला स्ट्राइक किया उससे उनका एक मेजर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम उनके रेमेनिंग सोर्सेस को टारगेट करेंगे। वीर ने अपने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा, सिक्योरिटी का लेवल डबल करो। अगर काल भैरव के स्पाइज हमारे सिस्टम में घुस आए तो उनका हर एक स्टेप ट्रैक करेंगे। दूसरी तरफ राघव ने अपने रिसीवर पर डायल किया, सब ठीक है ना? वीर ने फोन पर थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन मुझे लगता है काल भैरव हमारी तरफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ काल भैरव ने अपने स्पाई नेटवर्क को कॉल किया और अपने एक ट्रस्टेड असैसिन विकास को बुलाया। विकास, तुम्हारे पास अभी तक जो इंटेल था उससे सब कुछ समझ आ गया है। तुम्हें हमारे सबसे मेजर टारगेट वीर को ट्रैक करना होगा। अगर वो किसी भी मोमेंट पे हमारे प्लान्स को लीक करता है तो वो सब कुछ बदल सकता है। विकास ने गुस्से से बोला, आपको हासिल करना है उनका वीकनेस, सर। अगर वीर को मार दिया तो उनका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। काल भैरव ने थोड़ा और सोचा, फिर बोला, नहीं, वीर का मरना हमारे लिए भी एक डेंजर हो सकता है। वो इम्पोर्टेंट है, पर अगर हम उसके माइंड को कंट्रोल कर सकें तो ये हमारे लिए गेम चेंजर होगा। तुम उसे अपने कंट्रोल में लाने का तरीका ढूंढो। उधर वीर ने अपने टीम के साथ सर्वेलांस रिपोर्ट चेक करते हुए सब कुछ नॉर्मल पाया, पर उसके अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग थी, जैसे कोई बड़े इवेंट के होने का सिग्नल हो। उसने अपने असिस्टेंट को कहा, सबको अलर्ट करो, काल भैरव के एजेंट्स काफी पास आ चुके हैं। जब वो अपने कंट्रोल रूम के पास पहुंचा, एक कोल्ड वॉइस ने उससे कहा, वीर, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। उधर राघव को भी खबर मिल गई। वो जल्दी से कुछ आदमियों के साथ वहां आ गया। वीर ने घंटी की आवाज सुनते ही अपने टीम के मेंबर को वार्न किया, ये लो, सबको अलर्ट कर दो। लेकिन तभी एक बुलेट उसके पेट में घुसा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर होने लगा। वीर, राघव की आवाज सुनाई दी, लेकिन वीर ने अपने हाथ से अपने वाउंड को दबाया। मुझे मार दिया। उन्होंने अपना टारगेट बदल दिया। राघव ने तुरंत अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन वीर ने एक लास्ट ब्रीथ ली और बोला, राघव, तुम सर को इन्फॉर्मेशन देना और भैरव के सब सिस्टम और नेटवर्क को बर्बाद कर देना। तभी वीर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई। जब राघव ने वीर को खोया, उसका दिमाग घूम गया। वो घुसा हुआ था, लेकिन अपने इमोशंस को समझते हुए उसने तुरंत आहान को कॉल किया। सर, वीर को मार दिया गया। उन्होंने सब कुछ बदल दिया। आहान ने अपनी सीट से उठते हुए जवाब दिया, तुमने जो कहा उससे समझ गया हूं। तुम्हें अब अपने स्टेप्स को बदलना होगा। काल भैरव के लोग अब हमारे हर मूव को ट्रैक कर रहे हैं। ऋषभ ने भी फोन उठाते हुए कहा, आहान भाई, वीर का जाना ये सब कुछ बदल देगा। तुम्हें जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो अब ही लेना होगा। आहान ने ठंडी नजर डाली और कहा,
काल भैरव को पता चल गया है कि वो किसी भी मोमेंट पे हार सकता है। मैं अपनी टीम को फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। तुम सभी को रेडी रहना होगा। सब कुछ एक शातिर स्ट्रेटेजी के तहत होगा। वीर की मौत और राघव की रिपोर्ट ने आहान को और भी डेंजरस बना दिया था। अब काल भैरव का गेम खत्म करने का वक्त आ गया था। ऑस्ट्रेलिया के अंडरग्राउंड बेस के पास एक नए कमांड सेंटर का काम शुरू हो गया था। आहान की टीम ने वहां इमरजेंसी सिस्टम्स एक्टिवेट किए। आहान वहां खुद मॉनिटरिंग कर रहा था जब उसके फोन पर एक अलर्ट आया, विकास स्पॉटेड नियर लॉजिस्टिक्स हब। आहान के असिस्टेंट ने पैनिक होते हुए बोला, सर, क्या हमें राघव को वहां से निकालना चाहिए? आहान ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं। अगर विकास वहां है तो हमें दूसरे आदमी को बोल उसे हैंडल करवाना होगा। अगले कुछ मिनट में आहान के लोग लॉजिस्टिक्स हब पहुंच गए। उसने अपने वेपन्स रेडी रखे और अपनी टीम को साइलेंटली डिप्लॉय कर दिया। काल भैरव के असैसिन का वेट शुरू हो गया। वीर की डेथ की कंफर्मेशन हो चुकी थी। राघव और आहान के बेस पर एकदम साइलेंस था। सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, व्हाट्स नेक्स्ट? राघव ने गुस्से से अपनी फिस्ट्स टाइटन करते हुए कॉल पर कहा, सर, वीर का मर्डर एक ओपन चैलेंज है। काल भैरव हमें प्रोवोक कर रहा है। आहान की कोल्ड आइज एक सेकंड के लिए और भी डार्क हो गईं। उसने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, चैलेंज एक्सेप्ट है, पर इसका जवाब मैं उसके टर्म्स पर नहीं दूंगा। अब हम उसका एम्पायर सिस्टमेटिकली डिसमेंटल करेंगे। राघव, उसका अगला टारगेट कौन हो सकता है? राघव ने एक टैबलेट स्क्रीन को जूम करते हुए बोला, सर, काल भैरव अभी भी इंडिया में हमारे डिवीजन पर अटैक प्लान कर रहा है। बट इससे पहले वो करे, हमें ही उसके लॉजिस्टिक्स डिवीजन को डिस्ट्रॉय करना होगा। आहान ने एक शार्प टोन में कहा, मैं काल भैरव का प्लान आगे समझता हूं। ही इज ट्राइंग टू कॉर्नर अस, बट अब हमारा अगला मूव उसे अंडरएस्टिमेट करेगा। ऑस्ट्रेलिया में काल भैरव अपने ऑफिस में खड़ा था, एक मैप के सामने जिसमें उसके प्लान्स और टारगेट्स क्लियरली दिख रहे थे। उसकी आंखों में एक डार्क डिटर्मिनेशन थी और उसका चेहरा किसी भी इमोशन से दूर था। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, भैरव ने गरुड़ से कहा, पर वो समझ नहीं रहे कि मैं किस लेवल पर खेल रहा हूं। गरुड़ ने कहा, सर, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? भैरव ने अपनी फिंगर्स को मैप पर मूव करते हुए कहा, उन्हें लगता है हमारे लॉजिस्टिक्स डिवीजन पर अटैक करने से हम वीक हो जाएंगे, पर इस बार उनका प्लान फेल होगा। उन्हें समझना होगा कि हर मूव का काउंटर मूव है। फिर उसकी तरफ देख, विकास को बुलाओ। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे कोने में भैरव की टीम अपने नेक्स्ट स्टेप्स की प्लानिंग कर रही थी और वहीं आहान और राघव भी अपने नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो रहे थे, उनके टारगेट को पूरा करने के लिए। राघव ने आहान से कहा, सर, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर हमने लॉजिस्टिक्स डिवीजन को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो भैरव हमारी स्ट्रेटजी को फेल कर देगा। आहान की आंखों में एक और भी गहरा इंटेंट था, मैं भैरव को समझता हूं। वो हमेशा हमारे नेक्स्ट स्टेप को एंटीसिपेट कर रहा है, पर इस बार हम उसके प्लान को सरप्राइज देकर उसे उसके ही गेम में हराएंगे। वीर की मौत एक टर्निंग पॉइंट थी और अब आहान और राघव अपनी स्ट्रेटेजीज को और भी शार्प कर रहे थे। हर मूव, हर स्टेप और हर डिसीजन को कैलकुलेट करते हुए उन्होंने भैरव को उसके खुद के गेम में हराने का प्लान बनाया था। आहान अपने कमांड सेंटर में खड़ा मॉनिटर्स पर लॉजिस्टिक्स हब की लाइव फीड देख रहा था। राघव के ऊपर एक ड्रोन फीड एक्टिव थी और एरिया के इंफ्रारेड स्कैन लगातार अपडेट हो रहे थे। विकास का सिग्नल कंफर्म होने के बाद आहान का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। राघव के ईयरबड्स से आहान की ठंडी और अथॉरिटी भरी आवाज आई, राघव, तुम्हें बस अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं। अगर विकास समझ गया कि तुम अवेयर हो तो हमारे प्लान्स खत्म। राघव की नर्वस आवाज कॉम्स पर सुनाई दी, सर, लेकिन अगर उसने मुझे स्पॉट कर लिया? आहान ने शार्प टोन में कहा, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, उसे डिले करना। रेनफोर्समेंट्स बस 10 मिनट दूर है, फोकस्ड रहो। इसके बाद आहान ने एक और ऑर्डर दिया अपनी सर्विलांस टीम को, टीम अल्फा, लॉजिस्टिक्स हब के सराउंडिंग्स का थर्मल स्कैन करो। मुझे पता लगाना है विकास अकेला है या नहीं, उसके पास बैकअप होने का चांस ज्यादा है। ड्रोन फीड पर एक शेडो मूव होती दिखाई दी और राघव ने पैनिक करते हुए बोला, सर, आई थिंक ही इज हियर। आहान शांत रहा, फोकस, राघव। अगर वो अंदर आया तो तुम्हें एक सिविलियन लगना चाहिए, लड़ने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। मॉनिटर पर एक और शेडो दिखाई दी जो विकास से अलग लग रही थी। आहान के असिस्टेंट ने अलर्ट करते हुए कहा, सर, विकास के साथ एक और अनआइडेंटिफाइड पर्सन है,
आम लगता है। आहान का चेहरा और ज्यादा ग्रिम हो गया। तो ये एक सेटअप है। राघव, एग्जिट प्लान बी को एक्टिवेट करो और ड्रोन को उसके पीछे डिप्लॉय करने दो। मैं ये देखना चाहता हूं कि विकास क्या सोच रहा है। राघव ने हेसिटेंट होते हुए जवाब दिया, अंडरस्टूड सर। आहान ने अपने असिस्टेंट को देखा और कहा, उनसे पहले हमारे मूव्स प्रेडिक्ट करते हैं। विकास का गेम ये लगता है कि हमारे एसेट्स को कॉम्प्रोमाइज करे और डेटा चुरा ले। अब देखते हैं वो कहां तक जाता है। सस्पेंस बढ़ता गया जब लाइव फीड पर विकास और उसका पार्टनर धीरे धीरे वेयरहाउस के अंदर घुसने लगे। राघव एक कोने में चिपका हुआ था, उसका ब्रीदिंग हैवी हो रहा था। उसके कॉम्स पर आहान की ठंडी आवाज गूंजी, राघव कूल डाउन। तुम्हारे राइट से एक 6 फुट रैक है, उसके पीछे शिफ्ट करो। विकास का मूवमेंट प्रेडिक्टेबल है, उसके पार्टनर को अभी बिजी करने दो। राघव ने शेकिंग हैंड्स के साथ अपनी पोजीशन बदली और रैक के पीछे चला गया। तभी ड्रोन फीड में विकास क्लियरली दिखाई दिया। उसके हाथ में एक साइलेंसर वाली पिस्टल थी और उसका पार्टनर एक टैबलेट के जरिए लॉजिस्टिक्स हब के सिस्टम्स हैक कर रहा था। आहान ने कामली कहा, विकास के पार्टनर पर ड्रोन जैमर ड्रॉप करो, उसका सिस्टम डेड होना चाहिए अब। जैसे ही जैमर एक्टिवेट हुआ, विकास का पार्टनर पैनिक में आया और लाउडली बोला, सिग्नल डाउन, हमें रिट्रीट करना पड़ेगा। विकास ने गुस्से से उसे रोका, चुप रहो, मैं हैंडल करता हूं। ये सुनकर आहान ने अपनी टीम को एक और ऑर्डर दिया, कोड ब्लैक इनिशिएट करो, विकास को वापस भेजने का समय खत्म, ही डजंट वॉक आउट अलाइव। इस ऑर्डर के साथ ही एक हाई फ्रीक्वेंसी ईएमपी ड्रोन एक्टिवेट हुआ, जिसने लॉजिस्टिक्स हब के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर दिया। डार्कनेस फैल गई और बस राघव के कॉम्स की वीक स्टैटिक साउंड सुनाई दी। विकास का पार्टनर पैनिक में जैसे ही ड्रोन जैमर एक्टिवेट होता है, उसकी फिंगर्स का कंट्रोल हिलने लगता है। तभी विकास ने अपने पिस्टल को बार बार चेक किया और फिर उसे गुस्से में देखते हुए बोला, हैंडल करो। उसका पार्टनर काफी टाइम से हैक कर रहा था, लेकिन अब जब सिग्नल गया, उसका काम रुक गया था। राघव, जो पहले से ही एक कोने में चिपका था, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। उसका हाथ ट्रेम्बलिंग था, लेकिन जब आहान का ऑर्डर सुना, तो उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए एक शेकली एक्शन किया। उसके आगे विकास और उसका पार्टनर थे, दोनों काफी कूल लग रहे थे, लेकिन राघव को लग रहा था जैसे कुछ बदल चुका हो। काल भैरव के सबसे ट्रेंड एसिन विकास ने अंधेरे में भी अपना मूवमेंट शार्प रखा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक स्नाइपर ड्रोन उसे लॉक कर चुका है। विकास ने अपने पार्टनर से कहा, अगर तुम्हें ये सिग्नल डाउन करना था, तो तुम्हारे पास और ऑप्शंस होते। तभी राघव की आंखों के सामने विकास का पिस्टल नजर आया और उसकी हार्ट बीट ज्यादा तेज हो गई। उसका गुस्सा छुपाया गया था, लेकिन अब वो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब था। राघव ने अपनी पोजीशनिंग सिक्योर करते हुए एक वीक ब्रीथ ली और फिर अपना टारगेट सेट किया। विकास के पार्टनर ने उसके मूव देखा, लेकिन उसने उसे कुछ कहने का वक्त नहीं दिया। राघव ने अपनी गन को टाइट किया और फिर एक एक्यूरेट शॉट मारा। विकास का पार्टनर सीधा नीचे गिर गया। विकास ने देखा, डैम, उसने अपने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया, लेकिन राघव ने उसकी एक्यूरेसी से पहले ही अपने शॉट का परफेक्ट टाइमिंग एडजस्ट किया था। एक और बुलेट से विकास के बॉडी आर्मर का पीछे हिस्सा छुप गया और विकास नीचे गिर गया। गुस्से से पहले के थोड़ी देर में उसका पार्टनर शॉक में उसकी तरफ भागता है, पर उसे पता ही नहीं था कि दूसरा ड्रोन उस पर टारगेट सेट कर चुका था। दूसरा शॉट और उसका पार्टनर भी खत्म। राघव ने अपने कॉम्स पे आहान का मैसेज सुनते हुए, राघव, तुम्हारे पास एक इमरजेंसी एग्जिट है, अब वहां से निकल जाओ। लीव विकास एंड हर मैन टू माई टीम। राघव ने बिना रुके अपनी एग्जिट की तरफ भागना शुरू किया। कमांड सेंटर में आहान ने मॉनिटर पर देखा और एक कोल्ड स्मर्क उसके चेहरे पर आया। ऋषभ हंसकर बोला, सर विकास खत्म। आहान बोला, अब टाइम है काल भैरव के बेस का पता लगाने का। वो अभी तक अपने मेन प्लेयर्स के लॉस से अनजान होगा। ऋषभ ने हेसिटेशन के साथ पूछा, सर, अगर काल भैरव रिटालिएट करे? आहान ने ठंडे शब्दों में जवाब दिया, रिटालिएशन सिर्फ तब होता है जब तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी बची हो। काल भैरव अब सिर्फ एक शैडो है और उसके पीछे जाना मेरा काम है। गेट मी एवरी पीस ऑफ डेटा ऑन हिज ऑस्ट्रेलिया ऑपरेशंस। अचानक एक एनक्रिप्टेड मैसेज आहान के सिस्टम पर फ्लैश होता है, काल भैरव, तुम्हारे हर मूव का जवाब मिलेगा, आहान। आहान ने स्क्रीन देखी और बस एक बात बोली, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है।
अब ये एक खतरनाक मिशन बन गया था, काल भैरव का असली बेस ट्रैक करना और उसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करना। सस्पेंस और इंटेंसिटी और बढ़ने वाली थी। आहान ने अपनी टीम के मेंबर को सिग्नल दिया, मुझे काल भैरव के एनक्रिप्टेड मैसेज का सोर्स ट्रेस चाहिए। 30 सेकंड्स में मुझे रिजल्ट्स चाहिए। मेंबर ने रैपिडली टाइप करना शुरू किया और कुछ सेकंड्स के बाद बोला, सर, मैसेज सिडनी के एक एबेंडेंट केमिकल प्लांट से ट्रेस हुआ है। यहाँ पे हैवी एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है पिछले 1 महीने से। आहान ने एक मैप स्क्रीन पर पुल करते हुए देखा, ये उसका सेकेंडरी हाइडआउट होगा। प्राइमरी बेस और ज्यादा सिक्योर होगा। लेकिन अगर ये मैसेज यहाँ से आया है, इसका मतलब काल भैरव वहाँ फिजिकली प्रेजेंट है। सिडनी में राघव अब एक सेफ हाउस में था, पर उसके कॉम्स अभी भी एक्टिव थे। आहान ने उससे कांटेक्ट किया, राघव, केमिकल प्लांट के आसपास का पूरा एरिया सर्वे करना। मुझे हर सस्पिशियस मूवमेंट का रिपोर्ट चाहिए। राघव ने डर के साथ जवाब दिया, सर, अकेले जाना रिस्की है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो। आहान ने ठंडी आवाज में काटा, रिस्क के बिना रिजल्ट्स नहीं मिलते। तुम बस जो कहा है वो करो। मेरे लोग वहां पहुंचने वाले हैं। राघव रिलेक्टेंटली अपने कॉम्स और ड्रोन के जरिए एरिया सर्वे करने लगा। प्लांट के आसपास आर्मर्ड व्हीकल्स और हैवी आर्म्ड गार्ड्स दिखाई दिए। उसने पैनिक में बोला, सर, ये तो पूरा फोर्ट्रेस लगता है। ये लोग किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं? आहान ने कामली बोला, ये उनका मेन कम्युनिकेशन हब हो सकता है। अगर ये बेस कोलैप्स किया तो काल भैरव ऑस्ट्रेलिया में वल्नरेबल हो जाएगा। अचानक एक और एनक्रिप्टेड मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश होता है, तुम्हारे आदमी मेरे आसपास हैं। आहान, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आउटस्मार्ट कर सकते हो? ऋषभ ने पैनिक में बोला, सर, काल भैरव ने हमें स्पॉट कर लिया। आहान के चेहरे पर एक कोल्ड स्मर्क था। ये मैसेज उसकी नर्वसनेस दिखाता है। वो अवेयर है कि उसका टाइम खत्म हो रहा है। सबसे पहले प्लांट के अंदर ब्लास्ट करने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करो। टीम अल्फा यानी आहान की टीम ने एक ड्रोन स्ट्राइक प्रिपेयर की, जो सिर्फ एक छोटा एक्सप्लोजन क्रिएट करे, लेकिन प्लांट के गार्ड्स और पर्सनल को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दे। डिस्ट्रैक्शन एक्सिक्यूट, लीडर ने बोला। ड्रोन का टारगेटेड एक्सप्लोजन प्लांट के एंट्रेंस के पास हुआ और फीड पर दिखाई दिया कि सारे गार्ड्स उस डायरेक्शन में भागने लगे। आहान ने तुरंत कॉम्स एक्टिव किए, राघव, अब प्लांट के पिछले रास्ते से एंट्री करो। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। राघव का ब्रीदिंग हैवी हो गया, लेकिन उसने डर के बावजूद आहान का ऑर्डर फॉलो किया। पिछले गेट से अंदर घुसकर उसने देखा कि एक छोटा सा सर्वर रूम हैविली सिक्योर्ड था। सर, ये लगता है उनका डेटा सेंटर है, राघव ने कॉम्स पर बोला। आहान की आवाज और ज्यादा कोल्ड हो गई। हर एक वायर और सिस्टम का फोटो लो और मुझे भेजो। एक गलती भी नहीं चाहिए। और अगर स्पॉट हो जाओ, अपनी पोजीशन से शिफ्ट करना। तभी फीड पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज दिखाई दी। काल भैरव खुद एक डार्क सिलहुट में सर्वर रूम के अंदर एंटर कर रहा था। असिस्टेंट ने शॉक में बोला, सर, ये वही है, काल भैरव। आहान का एक्सप्रेशन ग्रिम था, लेकिन उसकी आवाज स्टेडी रही। अब ये गेम ओवर होने वाला है। टीम अल्फा को प्लांट के अंदर डिप्लॉय करो। काल भैरव वहां से जिंदा नहीं निकलना चाहिए। राघव ने कॉम्स पर पैनिक टोन में बोला, सर, वो मुझे देख लेगा। मैं क्या करूं? आहान ने लास्ट ऑर्डर दिया, स्टे हिडन और उन्हें टीम अल्फा के आने तक बिजी रखने दो। आज ये कहानी यहीं खत्म होगी। अब काल भैरव और आहान का अल्टीमेट फेस ऑफ सिर्फ कुछ मोमेंट्स दूर था। काल भैरव सर्वर रूम में एंटर करते ही उसकी आंखों में एक डार्क इंटेंसिटी थी। उसने अपनी आंखों से हर कोने को स्कैन किया, जैसे वो किसी भी छुपे हुए खिलाड़ी को पहचान सके। राघव, जो एक कोने में छुपा था, उसकी सारी सेंसर्स अलर्ट थी। उसने अपनी सांस रोकी, जैसे काल भैरव का एक भी कदम उसे पकड़ न ले। गरुड़ अंदर आता हुआ बोला, सर, किसी ने यहाँ एंट्री की है। हमारे तरफ कोई सस्पेक्ट हो सकता है। काल भैरव ने अपनी आंखों को नैरो करते हुए कहा, सब कुछ ट्रैक करना। अगर ये राघव है, तो वो अपनी पोजीशन में भूल गया है। उसका वक्त खत्म हो चुका है। राघव को अब ये समझ आ गया था कि काल भैरव उसे ट्रैक कर रहा है। उसने अपनी पोजीशनिंग को थोड़ा एडजस्ट किया, लेकिन गरुड़ का अटेंशन बढ़ गया था। गरुड़ ने अपने हाथ में एक फ्लैशलाइट ली और राघव के छुपने वाले स्पॉट को चेक करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही गरुड़ ने अपने कदम बढ़ाए, राघव ने अपने कॉम्स पर आहान का मैसेज सुना, राघव, स्टे लो, टीम अल्फा इज ऑलमोस्ट देयर। डोंट मूव अनलेस यू हैव टू। राघव ने थोड़ा ब्रीद लिया और अपनी पोजीशन को और टाइट कर दिया, लेकिन गरुड़ ने हवाओं में एक स्लाइट चेंज महसूस किया।
उसके आंखों में अलर्टनेस थी। ये तो लगता है कोई है, गरुड़ ने काफी कॉन्फिडेंस से कहा। सडनली गरुड़ ने अपनी गन को राघव के डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया। राघव का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। राघव, जो सर्वर रूम के एक कोने में छुपा हुआ था, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर रहा था। उसने अपनी पोजीशन को और सिक्योर कर लिया, लेकिन भैरव की आंखों से बच पाना मुश्किल था। काल भैरव का हर मूव राघव के लिए थ्रेट बन गया था। गरुड़, जो भैरव का सबसे ट्रस्टेड असैसिन था, ने अपनी आंखों से राघव को देखा और बोला, सर, किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। भैरव ने अपनी गेज से गरुड़ को पहचाना और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था कोई है। राघव, निकल आओ, तुम्हारे लिए ये आखिरी का वक्त है। राघव ने अपने गन को टाइट किया, लेकिन उसने अपनी पोजीशन को ना बदला। अगर भैरव ने उसे स्पॉट कर लिया तो वह समझ गया था कि गेम ओवर हो जाएगा। गरुड़ ने गन राघव की ओर पॉइंट कर उसे स्पॉट कर लिया। वहां ऊपर वाले शेल्फ के नीचे गरुड़ ने बुलेट से राघव की तरफ टारगेटिंग की, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, एक जोर का ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के शोर ने सब कुछ बेहाल कर दिया। एक हाई फ्रीक्वेंसी ब्लास्ट था जो सर्वर रूम के एक कोने में छुपा हुआ था। एक्सप्लोजन की वजह से रूम की लाइट्स फ्लिकर कर गईं और सब कुछ एक मोमेंट के लिए अंधेरे में छुप गया। जब धुंध थोड़ा कम हुई तो गरुड़ को राघव की पोजीशन नहीं मिली। राघव अब तक अपनी छुपने की जगह से मूव हो चुका था। गरुड़, भैरव ने गुस्से से उसे बुलाया। कहाँ गया वो? तुम दोनों को मार देना है। गरुड़ के लिए भी सिचुएशन टेंस हो गई थी। सर, मुझे लगता है कि उसने ब्लास्ट का फायदा उठाया और भाग गया। तभी एक और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इस बार थोड़ा और जोरदार। पूरा सर्वर रूम हिल गया और भैरव का चेहरा खतरनाक हो गया। ये ब्लास्ट जरूर इसी ने करवाया होगा। ये आहान का कुत्ता, इसे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। उसकी आंखों में फ्यूरी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें ये बता दूं, राघव, तुम्हारा गेम अब यहीं खत्म हो जाएगा। जब भैरव ने अपना स्टेप आगे बढ़ाया, वहीं पे टीम अल्फा का एक स्क्वाड दूर से एंट्री करता है। बॉम्ब ब्लास्ट्स के साथ उनका एंट्रेंस हुआ और वहां का माहौल पूरी तरह से केओटिक हो गया। टीम अल्फा के मेंबर्स ने गरुड़ को टारगेट किया और भैरव के गार्ड्स के साथ एक फेस फाइट शुरू कर दी। राघव, जो अब किसी कोने में सिक्योर पोजीशन में था, अपने गन को टाइट करते हुए टीम अल्फा के आने का वेट कर रहा था। भैरव ने गरुड़ को ऑर्डर दिया, मैं हैंडल करता हूं, तुम लोग सबको मार के बाहर भेज दो। लेकिन जैसे ही भैरव ने मूव किया, एक और ब्लास्ट होता है। इस बार अंदर से पूरा बिल्डिंग का एक हिस्सा हिल गया और भैरव का अटेंशन टेम्परली डिस्ट्रैक्ट हो गया। टीम अल्फा ने अपनी अटैक स्ट्रेटेजी को एक नॉच बढ़ा दिया था। राघव ने एक डीप ब्रेथ ली और अपने गन को रेडी किया। भैरव, जो अब पूरी तरह से अवेयर हो गया था कि डेंजर आ रहा है, ने अपने चेहरे पर एक डार्क स्माइल दिया। ये तुम्हारा लास्ट चांस है, राघव, भैरव ने कहा, अब तुम्हारा गेम खत्म है। तभी एक स्नाइपर शॉट ने भैरव को एम किया और उसकी हैंडगन को शूट कर दिया, जो उसने राघव की तरफ उठाई थी। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, भैरव, तुमने गेम खेलना शुरू किया था, लेकिन ये गेम तुम्हारे लिए अब खत्म हो गया है। राघव की आवाज कोल्ड और स्टेडी थी। भैरव ने अपने हाथ में रिलोडेड गन पकड़ी, लेकिन उससे पहले कि वो शूट कर पाता, एक और स्नाइपर शॉट ने उसका बैलेंस हिलाने की कोशिश की। टीम अल्फा की स्ट्रेटेजिक मूव से भैरव का एंटायर फोकस ब्रेक हो गया और अब वो हर एंगल से अटैक हो रहा था। आखिरकार, जब भैरव के आसपास की सभी फोर्सेज न्यूट्रलाइज हो गई, टीम अल्फा ने अपना फाइनल मूव किया और भैरव को सराउंड कर लिया। भैरव ने अपनी गन को हाई और डेंजरसली रखा, लेकिन वो जानता था, अब ये टाइम का गेम नहीं था। गेम ओवर, भैरव, राघव ने अपनी पोजीशन से कैल्मली बोला। एक और इंटेंस मोमेंट का बेकार होना, और आज भैरव का एम्पायर का खत्म होना पक्का हो गया था। जब राघव ने अपनी आंखों से भैरव को सराउंड होते देखा, तभी एक और इंटेंस साउंड हुआ और टीम अल्फा का एक और स्क्वाड एंटर करता है। लेकिन इस बार कुछ और ही होने वाला था। भैरव के आसपास के लोग, जो उसके सबसे रिलायबल फाइटर्स थे, वो राघव के आदमियों के भेस में भैरव के आदमी निकले। तब तक रियल अल्फा टीम भी आ गई। अचानक से मूव करते हुए राघव की तरफ भाग रहे थे। उनका प्लान सिंपल था, भैरव को बचाना था। राघव, इस बार तुम्हारे पास कोई एस्केप नहीं है, भैरव ने गुस्से में कहा, अपनी हैंडगन को टारगेट करते हुए। राघव ने अपनी गन टाइट किया और सबको कैलकुलेट करते हुए अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बना लिया। तुम्हारे लिए अब कोई चांस नहीं, भैरव, उसकी आवाज में एक डेडली कॉन्फिडेंस था। तभी
भैरव के आदमी राघव की तरफ भाग रहे थे, लेकिन एक जोर धमाका हुआ, जोर का ब्लास्ट हुआ और सब कुछ एक बार फिर से हिल गया। बिल्डिंग के एक कोने से बड़ी तेजी से एक्सप्लोजन ने पूरी स्पेस को शेक कर दिया। जब धुआं थोड़ी सी कम हुई तो राघव ने देखा कि भैरव के आदमी उसके आसपास आ चुके हैं। उन्होंने राघव को फोकस करना शुरू कर दिया, लेकिन राघव ने तुरंत काउंटर एक्शन लिया। एक के बाद एक उसने बुलेट्स फायर की और भैरव के आदमियों को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। टीम अल्फा ने भी अपनी स्ट्रेटजी को बदला और अब हर कॉर्नर से अटैक कर रहे थे। भैरव, जो अपने सर्वाइवल की कोशिश कर रहा था, एक मोमेंट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया। राघव, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। भैरव ने अपनी गन उठाई, लेकिन एक और ब्लास्ट ने उसका बैलेंस हिलाने की कोशिश की। भैरव का पूरा फोकस अब उससे निकल गया और टीम अल्फा ने उसकी पोजीशन को सराउंड कर लिया। अगर भैरव सोच रहा था कि वो राघव को मार सकता है, तो अब उसका एक ही वक्त बचा था, अपने आप को बचाना। रियल टीम अल्फा ने अपना फाइनल अटैक स्ट्रेटजी प्लान किया और भैरव को पकड़ लिया। सवर रूम के खंडहर में धुएं और आग के बीच सब कुछ एक बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। टीम अल्फा के मेंबर्स अपनी पोजीशनिंग को एडजस्ट करते हुए और ज्यादा कॉशियस हो गए। भैरव के आदमी जो बचे थे, वो भी कैओटिक सिचुएशन में अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रहे थे। राघव ने एक कोने से अपनी पोजीशन चेक की। उसके कानों में आवाजें गनफायर और ब्लास्ट्स की गूंज रही थी, लेकिन उसका फोकस एकदम क्लियर था, भैरव को खत्म करना। एक छोटे से गैप में भैरव ने अपने ट्विस्टेड अली गरुड़ को देखा। ये सब तुम्हारे ही वजह से हो रहा है, भैरव गुस्से से चिल्लाया। सर, मुझे एक और चांस दीजिए, गरुड़ बोला, अपनी गन रीलोड करते हुए। राघव को मैं खत्म कर दूंगा। भैरव का चेहरा एक सेकंड के लिए सॉफ्ट हुआ, लेकिन तुरंत उसने अपना गुस्सा वापस दिखाया। एक गलती और तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हो रहा है। तभी टीम अल्फा के एक स्नाइपर ने गरुड़ पर टारगेट लिया और उसकी शोल्डर पर एक एक्यूरेट शॉट मारा। गरुड़ ने अपनी गन छोड़ी और चीखते हुए नीचे गिर गया। गरुड़, भैरव ने चिल्लाते हुए देखा, लेकिन उसने तुरंत अपनी गन उठाई और टीम अल्फा के स्नाइपर को काउंटर करने की कोशिश की। गरुड़ उसका राइट हैंड था, अगर वो मर जाता तो फिर उसका जिंदा रहना भी मुश्किल था, क्योंकि आगे की प्लानिंग वही जानता था। राघव ने अपनी पोजीशन छोड़ी और एक नई टैक्टिकल मूव की। वो साइड से भैरव के पीछे आ रहा था, धीरे धीरे और स्टील दी। आग और धुएं का फायदा उठाते हुए उसने अपने सामने भैरव के बचे खुचे गार्ड्स को गिना। 4 लोग, 1 घंटा का काम है, राघव ने अपने आप से कहा। उसने अपनी गन उठाई और बिना कोई सिग्नल दिए गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। 3 गार्ड तुरंत नीचे गिर गए और चौथा अपने आप को बचाने के लिए एक डेस्क के पीछे छुप गया। भैरव ने राघव की फायरिंग की आवाज सुनी और तुरंत समझ गया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसके बिल्कुल पास है। उसने एक ग्रेनेड अपने पास रखा था, उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की। आहान का ये कुत्ता, अगर मैं जाऊं तो इसे साथ ले जाऊं, भैरव ने मन में बोला। राघव ने जब भैरव की इस हालत को देखा, उसने तुरंत रिएक्ट किया। भैरव, तुम हर बाजी हार चुके हो, तुम्हारे एम्पायर का एंड हो चुका है। उसने एक शॉट लिया और भैरव के हाथ से ग्रेनेड नीचे गिर गया। ग्रेनेड के गिरते ही एक और जोर का धमाका हुआ और भैरव ने अपने आप को एक कोने में गिरा दिया। वही टीम अल्फा के स्क्वाड लीडर ने अपनी कम्स पर बोला, राघव के पास पहुंचो, भैरव को कैप्चर करना है, लेकिन अलाइव या डेड डजन टी मैटर। स्क्वाड के मेंबर्स ने टैक्टिकल पोजीशनिंग ली और भैरव को फुली सराउंड कर लिया। भैरव के साथ अब कोई बैकअप नहीं था और गरुड़, जो उसका लास्ट सपोर्ट था, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। भैरव एक कोने में लटपट अब भी अपनी गन टाइटली पकड़े हुए था। उसका चेहरा गुस्से और बेचैनी का संगम था। उसके सिर से खून आ रहा था। राघव उसके सामने खड़ा था, अपनी गन भैरव की तरफ स्टेडी एम पे रखे। अब और कितनी देर अपनी मौत को डिले करोगे, भैरव? आहान की आवाज वहां सुनाई थी। उसमें एक ठंडक थी, जैसे वो जीत का मजा ले रहा हो। वो आवाज राघव के फोन से आ रही थी। भैरव ने एक कुटिल हंसी के साथ जवाब दिया, एएसआर, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तू मुझसे डरता है, इसलिए तुमने अपने कुत्ते को यहाँ भेजा है। तुम समझते हो कि तुमने मुझे हरा दिया, पर यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राघव ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे लोग मारे पड़े हैं, तुम्हारा एम्पायर बिखर गया है। ये खेल तुम कब का हार चुके हो, भैरव। और रही बात मुझे कुत्ता कहने की। बोलते हुए राघव ने गन उस पर पॉइंट की और कहा, अगर तुम खुद को शेर समझते जो, और शेर अगर कुत्ते के हाथों मर जाए तो उसकी बहुत बेइज्जती होती है।
ये सुन गुस्से से भैरव ने अपनी गन उठाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने तुरंत रिएक्ट करते हुए एक वार्निंग शॉट फायर किया। बुलेट भैरव के हाथ के एकदम पास लगती है और गन उसके हाथ से गिर जाती है। डोंट ट्राई दैट अगेन, आहान ने कहा। उसकी आवाज अब और भी कोल्ड थी। लेकिन भैरव ने हारने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी कोट के अंदर एक और छोटा सा डैगर छुपा रखा था। जैसे ही राघव एक सेकंड के लिए अलर्ट से डाउन हुआ, भैरव ने डैगर निकालकर राघव की तरफ फेंक दिया। राघव ने डैगर को आते देखा और एक क्विक साइड स्टेप किया, जिससे डैगर एक पिलर में लग गया। उसके बाद राघव ने बिना वक्त गवाए एक और शॉट फायर किया, जो भैरव के पैर में लग गया। भैरव गिरते ही एक जोर की चीख निकालता है। और कितना नीचे गिरोगे भैरव, राघव ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। इसी बीच टीम अल्फा का स्क्वाड रूम में एंटर करता है। स्क्वाड लीडर ने भैरव को देखा और बोला, राघव, तुम्हें इससे खत्म करने का मौका मिल चुका है। अब इसका एंड हम लोग करेंगे। लेकिन राघव ने स्क्वाड लीडर को रोका। नो, भैरव को मैं खत्म करूंगा। ये खेल मैंने शुरू किया था और यह मैं खत्म करूंगा। स्क्वाड लीडर एक सेकंड के लिए हेसिटेट करता है, लेकिन फिर पीछे हटता है। राघव ने भैरव के बिल्कुल पास जाकर उसे देखा। भैरव, जो अब तक अपने ईगो और आक्रामकता में था, पहली बार हार और बेचैनी का एहसास कर रहा था। आहान, हम बात कर सकते हैं, भैरव ने अपनी जिंदगी के लिए प्लीड करते हुए कहा। पीछे से आहान ने कोल्डली उसे देखा। तुमने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, भैरव, और मेरी वाइफ, उसके लिए माफी नहीं है। तुम्हारा टाइम खत्म। और उसके बाद राघव ने एक शॉट लिया, जो सीधा भैरव को लग गया। भैरव की बॉडी नीचे गिर गई। राघव ने अपनी गन होल्स्टर में डाली और टीम अल्फा के स्क्वाड लीडर की तरफ देखा। मिशन कंप्लीट, भैरव इज फिनिश्ड। स्क्वाड लीडर ने कंफर्म किया, रोजर दैट, लेट्स क्लीन अप। जब टीम अल्फा अपना काम कर रही थी, राघव ने एक आखिरी बार भैरव की लाइफलेस बॉडी को देखा और धीरे से बोला, जो शुरू किया था वो अब खत्म हो गया। और उसके साथ राघव धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। तभी एक और जोर का धमाका हुआ। तब कुछ नीचे दहने लगा। सब खंडहर हो चुका था। आग हर जगह लगी थी। वहां रखे गन, केमिकल्स और बॉम्ब में किसी ने ब्लास्ट किया था, जिससे धमाका इस बार जोर से हुआ। ब्लास्ट के बाद सब कुछ एकदम साइलेंट हो गया था। कुछ बचे हुए टीम अल्फा के कम्स पर सिर्फ स्टैटिक सुनाई दे रहा था और स्क्वाड लीडर एक दूसरे से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। राघव, तुम सुन सकते हो, रिस्पॉन्ड करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आहान, जो अपनी बेस से लाइव फीड देख रहा था, उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसके कम्स पर स्क्वाड लीडर की आवाज आए, सर, बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है। राघव का सिग्नल वीक हो गया है। वो लास्ट नोन लोकेशन पर था। आहान ने एक सेकंड के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून था। सब एवेक्यूएट करो, ढूंढो उसे, उसने कोल्डली कहा और बिना किसी डिस्कशन के अपनी टीम के ऑर्डर्स को इग्नोर करते हुए वहां के लिए निकल गया। पर तब तक बिल्डिंग काफी हद तक कोलैप्स हो चुकी थी। स्मोक, डस्ट और फायर हर तरफ फैली हुई थी। राघव को ढूंढना प्रायोरिटी है, आहान ने एक कोल्ड और स्टेडी टोन में कहा। उसका फेस एकदम कूल था, लेकिन अंदर से वो एक वोल्केनो की तरह बॉयल कर रहा था। अल्फा टीम के लीडर ने स्कैनर्स और इक्विपमेंट सेट किया। सर, उसका ट्रैकर सिग्नल यहीं कहीं है, लेकिन वीक है। लगता है डेब्री के नीचे फंसा है। उन्होंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए रुबल हटाना शुरू कर दिया। सब एक साथ लग गए, लेकिन उसने कहा, सर, ये डेंजरस है। अगर बिल्डिंग का बचा कुछा पार्ट गिर गया तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। आहान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। राघव मेरी टीम का हिस्सा था। उसने साइन करते हुए उसका साथ दिया। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। 30 मिनट बाद बहुत डेड बॉडीज मिली, मगर वो राघव की नहीं थी। बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने रुबल के नीचे एक बॉडी देखी। टीम लीडर ने फ्लैशलाइट लगाई और बोला, ये राघव है। बोलते हुए उसने बिना कुछ बोले रुबल को और हटाया और राघव की बॉडी को बाहर निकाला। उसकी आंखों में एक हिंट ऑफ होप था, लेकिन जब आहान ने राघव का चेहरा देखा तो उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसका चेहरा भी ज्यादा पहचान में नहीं आया। राघव के शरीर पर जख्मों के निशान थे और उसकी हार्ट बीट अब रुक चुकी थी। टीम लीडर ने उसकी कलाई चेक की, लेकिन कोई पल्स नहीं मिली। ही इज गॉन, उसने हल्की सी आवाज में कहा। आहान का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया। ऋषभ ने धीरे से कहा, भैरव तो खत्म हो गया है, उसके साथ वीर और राघव भी। उनका सैक्रिफाइस हम नहीं भूल पाएंगे सर। क्या काल भैरव मर चुका था?
3 महीने बाद अश्विनी पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। उसकी हेल्थ अब स्टेबल हो गई थी। नीचे देव अपने यूजुअल स्टाइल में सूर्या के साथ बदमाशियों में लगा हुआ था। अरे भैया, आप समझ रहे हैं या नहीं? आपके अंदर तो कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, देव ने अपनी यूजुअल तंक्स देते हुए कहा। सूर्या ने थोड़ा इरिटेशन के साथ जवाब दिया, देव, तुम हमेशा सबको परेशान करते हो। एक दिन तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैच्योरिटी भी जरूरी होती है। देव ने अपनी ताने वाली स्माइल के साथ बोला, मैच्योरिटी से क्या होता है? जब तक लाइफ में थोड़ा मजा ना हो तब तक क्या जीना? सूर्या थोड़ा सीरियस हो गया, मजा है, लेकिन कभी कभी सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। तुम्हें हमेशा सब कुछ फन लगता है, लेकिन कभी तो सीरियस होने की कोशिश करो। देव ने थोड़ा घूर कर कहा, मुझे तुम्हारी सीरियसनेस नहीं चाहिए भाया, लाइफ का मजा तब है जब थोड़ा क्रेजी हो। तभी उनके आसपास हैरी आया और दोनों भाइयों का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने देव के पैर के नीचे से अपने मुंह से कुछ छुपा लिया। अरे हैरी, कहाँ गया मेरा शू? देव ने गुस्से होते हुए कहा। सूर्या ने हैरी को देखते हुए बोला, हैरी, अब क्या कर दिया तुमने? फिर से देव का शू छुपा दिया। देव ने हैरी के पीछे भागते हुए कहा, तुमको मना किया था ना, ये बॉल नहीं है, मेरा शू है। कहाँ छुपा दिया मेरे शू को? कड्डी, मुझे वापस करो। हैरी डॉग ने थोड़ा और भागकर देव से दूर हो गया और सूर्या के पास आकर अपना वो शू दिखाया जो उसने छुपा लिया था। भैया, तुम तो हैरी के साथ मिल गए, देव ने थोड़ा फ्रस्ट्रेशन से कहा। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हैरी को भी तमीज नहीं है। सूर्या ने अपनी यूजुअल कूल वॉइस में बोला, अरे हैरी को कहाँ तमीज है, तुम्हारे साथ तो ये हमेशा होता है। अगर तुम थोड़ा कूल रहोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हैरी कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। देव ने थोड़ा स्माइल करते हुए कहा, हाँ, जब तक हैरी को मेरे शू छुपाने का मजा मिलता है तब तक वो शांत कैसे रहेगा? फिर भी देव, तुम्हें थोड़ा पेटियंस दिखाना चाहिए, सूर्या ने थोड़ा वाइज एडवाइस देते हुए कहा। देव एटीट्यूड के साथ बोला, मेरे पास नहीं है तो मैं क्यों दिखाऊं? दोनों के बीच फिर से एक छोटी सी बहस हो गई थी। तभी वहां आ गई अश्विनी ने दूर से उन्हें देखा और थोड़ा सीरियस होकर बोली, क्या हो रहा है ये? फिर से तुम तीनों झगड़ा कर रहे हो, ये गलत है ना बेटा? देव अश्विनी के पास आया और भोली सी शक्ल बनाते हुए बोला, मम्मा देखो, ये भाया ने हैरी के साथ मिलके मुझे परेशान कर दिया और ये हैरी बैड बॉय ने मेरे शू छुपा दिया, अब मुझे वापस नहीं मिल रहा। अश्विनी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, देव, तुम दोनों को समझना होगा, अगर तुम दोनों की वजह से घर में हमेशा शोर होगा तो मैं क्या करूं? सूर्या ने अश्विनी से बोला, मॉम, आपको सब कुछ सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी फन होना भी जरूरी है। देव ये सुनकर उसे घूरते हुए बोला, अभी तो मैच्योरिटी की बात कर रहे थे और अब इतनी जल्दी पलट गए। अश्विनी ने थोड़ा गुस्से होकर कहा, सुनो, दोनों लड़ना बंद करो और देव, तुम कोई दूसरा शू पहन लो। देव अपना सिर नीचे कर बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला, मम्मा, आप तो हमेशा भाया की साइड पर रहोगी ना, क्योंकि वो मैच्योर है और मैं पागल। अश्विनी उसे रोते देख घूरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम दोनों की रिवेलरी तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन तुम दोनों को अपनी बाउंड्रीज को समझना होगा। तभी राजवीर वहां आया और बोला, क्या हुआ बाबू, फिर से डांटने लगी बच्चों को? देव जल्दी से राजवीर के पैरों से लिपट गया और बोला, दादू, मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती। ये देख अश्विनी की आंखें बड़ी हो गईं। ड्रामेबाज, सूर्या धीरे से बोला। शकुंतला वहां आई और बोली, अरे देव, रोना बंद करो, तुमने कोई शरारत की होगी। देव अपनी क्यूट सी आवाज में सफाई देते हुए बोला, नहीं, मैं तो भाया को बता रहा था कि मैच्योरिटी से ज्यादा फन होना चाहिए। राजवीर उसके आंसू पोंछता है, अरे बाबा, बस सबकी अलग अलग पसंद होती है। सूर्या ने थोड़ा सीरियस होकर बोला, देव, तुम्हारे लिए मजा है, लेकिन कभी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अश्विनी ने दोनों को देखते हुए थोड़ा रिलैक्स होकर कहा, बस बस, तुम दोनों का ड्रामा तो कभी खत्म ही नहीं होता। तुम दोनों का अपना स्टाइल है, लेकिन तुम्हें अपनी जगह समझनी पड़ेगी। तभी हैरी डॉग ने अपने यूजुअल एंटिक्स दिखाते हुए देव के पैर के पास आकर अपनी टेल हिलाई। अश्विनी ने हैरी को देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, हैरी, तू तो सबसे ज्यादा शरारती है। देव ने हैरी के साथ थोड़ा गुस्से से बोला, हैरी, तू तो किसी काम का नहीं है, मुझे डांट पड़वा दी। सब हंसने लगे और अश्विनी भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। सूर्या और देव के बीच का थोड़ा टेंशन अब छुप गया था। हैरी का शरारत भरा बिहेवियर सबको हंसी में मजबूर कर रहा था
और अश्विनी ने सोचा, कभी कभी ये छोटी छोटी बातें ही जिंदगी को बेहतर बना देती है। अश्विनी अपने रूम में आ गई। उसने देखा नताशा उसे कूल करने की कोशिश कर रही थी। ये देख उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं। अब ये कमीनी मुझे क्यों कॉल कर रही है? अश्विनी ने खुद से सवाल किया और कॉल को पिक कर लिया। पीछे से नताशा की आवाज आई, हेलो। अश्विनी ने अरोगंट टोन में कहा, बोलो। नताशा अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और स्वीट से आवाज में बोलती है, आज ना कोई स्पेशल डे है। अश्विनी रूफ को देख सोचने लगी और बोली, नहीं, मैं फालतू दिन याद नहीं रखती, तुम बताओ आज क्या है? ये सुन नताशा की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। ये कैसे मुझे फालतू कह सकती है, या बस नाटक कर रही है? नताशा मन में बोली। तभी अश्विनी ने कहा, अगर कोई काम नहीं है तो मैं कॉल रख रही हूं। नताशा जल्दी से बोली, वेट वेट वेट, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें याद है सिस्टर? ओम नहीं, अश्विनी ने रूडली कहा। नताशा ने हंसते हुए कहा, ओह इट्स ओके, तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना है, चाहो तो अपने पति और बच्चों को भी ले आना। ओम, ताकि तुम कोई नई ट्रिक यूज कर सको। जैसे ही अश्विनी ने उसे टोंट मारा, नताशा की आंखों के नीचे एम्बेरसमेंट और गुस्सा आ गया था। उसने कहा, यू नो आई एम चेंज्ड, फेकनेस ऑफ सोशल मीडिया, अश्विनी ने रूड वॉइस में कहा। फिर वो आगे हंसते हुए बोली, एनीवे हैप्पी बर्थडे, मैं जरूर आऊंगी। बोलते हुए अश्विनी ने कॉल कट कर दिया। अगली बिच, नताशा गुस्से से बोली। रात के वक्त में आज नताशा का बर्थडे था और पार्टी का इंतजार सभी को था। नताशा की इमेज अब पूरी तरह से बदल गई थी। पहले एक ऑर्डिनरी और थोड़ी एरोगेंट लड़की, नताशा अब एक सक्सेसफुल और चैरिटी ओरिएंटेड सोशलाइट बन गई थी। उसने अपने काफी पैसा गरीब बच्चों की फीस में लगाया था और अब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वो सिर्फ एक चैरिटी फिगर नहीं, एक फैशनेटर भी बन गई थी। नताशा की बर्थडे पार्टी काफी ग्रैंड थी और मीडिया भी इस इवेंट में शामिल थी। उसने अपने डिजाइनर ड्रेस में अपनी इमेज को और भी पॉलिश किया था। पार्टी वेन्यू काफी लग्जरियस था और सभी हाई सोसाइटी के लोग वहां मौजूद थे। नताशा का हर एक मूव, हर एक जेस्चर मीडिया के लिए परफेक्ट था। अश्विनी और नताशा के पिता धनंजय भी वहां थे। अश्विनी की स्टेपमा मिताली भी अपनी हमेशा की शक्ल में वहां थी, अपने एक्सपेंसिव अटायर में। राठौड़ मैंशन में अश्विनी को पार्टी में जाना था। वो अपने बेस्ट ड्रेस में रेडी हो गई। उसने एक ब्लैक गाउन पहना था जो उसकी एलिगेंस को और हाईलाइट कर रहा था। पार्टी में जाने के बाद जैसे ही अश्विनी ने एंट्री की, सबका ध्यान उसकी तरफ गया। नताशा की तरफ से थोड़ा सा इरिटेशन था, लेकिन उसने अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए सबको ग्रीट किया। वेलकम अश्विनी, तुम्हारी प्रेजेंस तो इस पार्टी को और भी स्पेशल बना देती है, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अश्विनी ने थोड़ा रिजर्व्ड रिस्पांस दिया, थैंक यू नताशा, तुम्हारी पार्टी काफी अच्छी लग रही है। फिर सबने नताशा को देखा, जो अपने डिजाइनर ड्रेस में खुद को सबसे अलग और ग्लैमरस दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसके बारे में लोग बातें कर रहे थे, देखो नताशा का मेकओवर कितना अच्छा है, उसकी इमेज बिल्कुल चेंज हो गई है। जब अश्विनी की एंट्री हुई, मीडिया ने उसे अपने क्वेश्चंस के साथ सराउंड किया। अश्विनी जी, आप तो काफी चेंज लग रही है। नताशा के साथ आपका रिश्ता काफी इंस्पायरिंग लगता है। क्या आपने नताशा को सपोर्ट करने का फैसला लिया है? अश्विनी ने थोड़ा सा सोचकर जवाब दिया, मैं नताशा को समझ रही हूँ। उसने अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव किए हैं और दूसरों के लिए काम किया है। मैं उसे बधाई देती हूँ। जब नताशा ने मीडिया के सामने अपना स्पीच दिया, उसने एक बहुत ही ड्रामेटिक मूव किया। मुझे हमेशा अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला है। अश्विनी ने जो मेरे लिए किया, वो मेरे लिए सबसे जरूरी है, नताशा ने कहा। अपनी इमेज को और पॉलिश करने के लिए मैं तो बस एक अच्छी बहन बनने की कोशिश कर रही हूँ। सभी मीडिया कैमरे ने नताशा के हर एक एक्सप्रेशन को कैप्चर किया। उसकी मुस्कान, उसका चार्म, सब कुछ एक परफेक्ट सिनेरियो दिख रहा था। नताशा ने धनंजय को देखा और उनसे कहा, डैड, आप तो जाने ही थे कि मेरी जिंदगी में ये सब होना था। मुझे अपने फैमिली का सपोर्ट हमेशा मिला है। धनंजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तुमने जो भी किया वो हमेशा तुम्हारा अपना फैसला था। उसी वक्त मिताली भी नताशा के पास आई और कहा, तुमने तो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। मैं तुमसे प्राउड हूं। तभी कुछ देर में नताशा ने बड़ा सा केक काटा और वो सबको खिलाने लगी। अब बारी डिजाइन्स दिखाने की थी। नताशा ने अपने डिजाइन्स का एक शोकेस पार्टी में रखा था, जहां हर किसी का ध्यान बस उसके क्रिएशंस पर था। जैसे ही वो अपने नए कलेक्शन के साथ आए, सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे।
सभी को उसके डिजाइन्स का यूनिक ब्लेंड, एलिगेंट फैब्रिक और मॉडर्न टच काफी पसंद आ रहा था। नताशा ने हर एक पीस में अपना पर्सनल स्टाइल डाला था, जो उसके क्रिएटिव विजन को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता था। ये डिजाइन तो बिल्कुल अलग है, एक गेस्ट ने कहा। तुमने जो कलर कॉम्बिनेशन चूज किया है वो काफी रिफ्रेशिंग है। नताशा, तुम्हारे डिजाइन्स तो फैशन का नया डेफिनेशन दे रहे हैं, दूसरा गेस्ट बोला। सभी लोग नताशा की मेहनत और टैलेंट को एडमायर कर रहे थे। नताशा के चेहरे पर एक हल्की सी शर्मीली स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खुशियों का जहां था। ये पल उसके लिए सपने जैसा था, क्योंकि उसने अपने पैशन को दिखाने का मौका पाया था। पार्टी में हर किसी का अटेंशन सिर्फ उसके डिजाइन्स पर था, और नताशा को ये रियलाइज हो गया था कि वो अपने काम के जरिए अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी। तभी युवान ने कहा, आज इस सुबह दिन पर मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। सब लोग गौर से सुनने लगे। सभी गेस्ट की नजरें इस वक्त फूलों से डेकोरेट उस स्टेज पर खड़े युवान की तरफ थी। लड़कियां ये देख जोर जोर से हूटिंग करने लगी थी। आखिर युवान इतना बड़ा सुपरस्टार और उनका क्रश जो था। लुकिंग वेरी हॉट डार्लिंग। तभी युवान बोला, मैं शादी करने जा रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, सब शॉक्ड हो गए। यार, तुम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हो? और नहीं तो क्या, हमें भी तो चांस देते। लड़कियां ऐसे रो रही थीं जैसे उनकी मां मर गई हो। पहले की बात होती तो शायद अश्विनी जेलस होती, मगर आज हालात कुछ और थे। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नज़र में ये लड़कियां उसके पास्ट वाली अश्विनी की तरह बस पागल थीं। तभी युवान माइक लिए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आए। मैं आप लोगों को उस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। मिलिए माय फ्यूचर वाइफ मिस नताशा मल्होत्रा। तभी स्पॉटलाइट स्टेज के सेंटर में पड़ी, जिसमें रेड कलर का स्लीवलेस गाउन पहने सिंड्रेला के भेस में खतरनाक चुड़ैल रिमा को देखते हैं। शी इज सो क्यूट एंड गॉर्जियस, हाउ कैन समवन बी सो ब्यूटीफुल? नताशा, आई एम जेलस फ्रॉम योर लक। अरे तो बुरी थी ना, पर अब भी सुधर गई है। लुकिंग वेरी गॉर्जियस नताशा, लोग आपस में हूटिंग करते हुए बोले। नताशा ब्लिशिंग कर रही थी, जिसे देख अश्विनी को हंसी आ गई। हाँ, ब्लिशिंग करते हुए बिल्कुल मेननक लगती है ना, वाकई में गजब की एक्ट्रेस है तुम्हारी बेटी, अश्विनी ने धीरे से कहा, जिसे उसके पास बैठी मिताली ने सुन लिया था। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी मत कहो। मैंने कहा एक शब्द कहा, मैंने तो 1-2 दिन 11 शब्द कहे हैं। अश्विनी मिताली का मजाक उड़ाते हुए बोली, जिसे सुन मिताली बुरी तरह से चिढ़ गई। तभी युवान और नताशा एक दूसरे की रिंग एक्सचेंज करते हैं। लोग यहां मुश्किल से हूटिंग कर रहे थे, तो वहीं अश्विनी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस खड़ी थी। उसका भी पहले सपना हुआ करता था युवान ठीक उसे ऐसे ही सबके सामने रिंग पहनाए, मगर उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिल में युवान के लिए जो फीलिंग थी, वो अब बेहद नफरत में बदल चुकी थी। देखा, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, मिताली उसे चिढ़ाते हुए बोली। हाँ, 36 के 36 मिल रहे हैं, प्यारे तो लगेंगे ही। मिताली उसका ताना सुन अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी। अहान लाइव ये नज़ारा देख रहा था। अश्विनी ने अपना फोन निकाला और स्टेज पर मौजूद उन दोनों की फोटो क्लिक कर किसी को सेंड कर दिया। उसने टाइप किया, ये देख, आपस में बहुत प्यारे लग रहे हैं ना, शैतान बनाई जोड़ी, एक भूत और एक पिशाचिनी। वेल, रोना मत भी, जल्दी आना। अश्विनी ने फिर वो मैसेज किसी को सेंड कर दिया। युवान ने तभी अश्विनी की तरफ देखा, जो अब बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ गई थी। युवान को ना जाने क्यों ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो कुछ सोचते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट हॉल में लोग पार्टी को एंजॉय कर ही रहे थे, तभी एक आदमी गुस्से से आता है और जोर से चिल्लाता है, नताशा नताशा। उस आदमी के ऐसे चिल्लाने से सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया था। लोग आपस में बातें करते हुए बोले, अब ये कौन है? अरे ये तो नताशा। हैरानी से, तुम यहाँ क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था? कहते हुए वो लड़का उसके पास आता है। आई कैन एक्सप्लेन। नताशा इतना ही कह पाई थी, तभी वो लड़का एक जोरदार चांटा उसकी गाल पे जड़ देता है। ये देख अश्विनी डेविल स्माइल करती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।